हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ प्रांशी श्रीवास्तव और मैं आप सभी का मेरे चैनल टीचर्स कैंपस फॉर लर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत यानी कि एरिक एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी पर्सनालिटी के अंतर्गत आती है। इस थ्योरी से सीडीपी में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और इस थ्योरी में बताया गया है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कई स्टेजेस से होके गुजरता है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में सी टेट हो या केवीएस पीआरटी हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद एक कॉपी पेन ले लें और जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जिस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं उसको किसने दिया है, उसका फाउंडर कौन है, उसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो इस थ्योरी का नाम, जैसे कि आपको सबको पता है, इसका नाम है एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसको एरिक्सन ने दिया था। तो इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, इनकी एक दो बुक्स का नेम भी पूछा जा सकता है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये एरिक एरिक्सन की है। इनका जन्म 15 जून 1902 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मई 1994 एट द एज ऑफ 91, यानी कि 91 ईयर्स ओल्ड जब ये थे तब इनकी डेथ हो गई थी यूएस में। सिटीजनशिप इनको मिली हुई थी अमेरिकन जर्मन। स्पाउस यानी कि इनकी जो वाइफ थी जॉन सरसन एरिक्सन थी, जिनसे इन्होंने मैरिज की थी 1930 में। इनके जो नोटेबल वर्क रहे हैं, यानी कि जो इनकी नोटेबल बुक्स रही हैं, पहली बुक थी इनकी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1950 में आई थी। यंग मैन लूथर 1958 में आई हुई थी। गांधीज ट्रुथ 1969 में आई थी। द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड 1987 में आई थी। और इनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। पुलित्जर प्राइज़ 1970 में मिला। आप सभी को पता है कि पुलित्जर प्राइज़ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए। इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। गांधी जी गांधीज ट्रुथ जो 1969 में इन्होंने लिखी थी बुक, तो उसी के लिए इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला था। आपको बता दूं कि जो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक थी उसी में इन्होंने, एरिक्सन ने अपनी 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का वर्णन किया था 1963 में। जानते हैं जैसे इनको नेम्ड एज नव फ्राइडवादी, क्योंकि जो फ्राइड थे उन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हुई थी। फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। फुल नेम एरिक होमबर्गर एरिक्सन था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एरिक एरिक्सन का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था एरिक होमबर्गर एरिक्सन। गिवन इम्पॉर्टेंस, इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी हुई है वो दी हुई है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, जैसे आपको पता है कि वाइगोत्स्की ने अपनी जो थ्योरी उसमें सबसे ज़्यादा सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी हुई है, लेकिन एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति मतलब सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ इन्होंने कल्चर को भी इम्पोर्टेंस दी हुई है। ठीक है, एक्वेंटेड विथ अन्ना फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की जो डॉटर थी अन्ना फ्राइड, उनके साथ इन्होंने वर्क किया और सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत था मनोलैंगिक विकास वाला, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। ओरिजिनेटर ऑफ ईगो साइकोलॉजी, अगर क्वेश्चन आता है कि अहम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या फिर हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ईगो साइकोलॉजी, तो आंसर होगा एरिक होमबर्गर एरिक्सन। यहाँ पर एरिक एरिक्सन की जो कुछ फेमस बुक्स रही हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स लगाई हुई हैं ताकि आपको याद रहे। पहली है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो कि 1950 में आई थी। फिर है यंग मैन लूथर जो 1958 में आई थी। आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल 1959। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस 1968। गांधीज ट्रुथ
1969, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड 1982। ये इनकी लाइफ की लास्ट बुक थी, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। ओके, आप इनकी बुकों को देख लीजिए। जैसे इनकी जो बुक्स हैं उसमें इन्होंने आइडेंटिटी वर्ड का यूज़ किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए एरिक होमबर्गर एरिक्सन ने, क्योंकि एरिक एरिक्सन ने ही जो किशोरावस्था है, यानी कि जो फिफ्थ स्टेज है, अपनी फिफ्थ स्टेज में इन्होंने आइडेंटिटी डेवलप करने की आइडेंटिटी के बारे में बताया हुआ है। अब हम लोग इनकी जो थ्योरी है, इसके कई सारे नाम हैं, बहुत से नाम हैं इनके, तो हम उनको एक एक करके जानते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आखिर ये किस थ्योरी का नाम है। तो अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी, पहला है मनोसामाजिक अहम विकास की अवस्थाएं, पहला नाम इसका ये हो गया, मनोसामाजिक अहम विकास की अवस्थाएं। सेकंड है मनोसामाजिक सिद्धांत। थर्ड है के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। फोर्थ है मानव जीवन की अवस्था का सिद्धांत। फिफ्थ है जीवन अवधि विकास सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। जीवन अवधि विकास सिद्धांत को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। एरिक्सन का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन्स सोशल कल्चरल थ्योरी, एरिक्सन्स सोशल कल्चरल थ्योरी। तो ये कुछ नेम हैं इनकी थ्योरी के, जिनको आपको याद रखना है। दो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पहला है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, जीवन अवधि विकास सिद्धांत, एंड सबसे लास्ट वाला एक ये है एरिक्सन का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आप इनके जो थ्योरी है, इनके जो नेम है, उनको याद रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एरिक्सन थे, उन्होंने फ्राइड का जो सिद्धांत था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, उसी को आगे बढ़ाया था। हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि एरिक्सन के सिद्धांत की कौन सी अवस्था फ्राइड के सिद्धांत से मैच करती है। जो पहली आपको पता है कि फ्राइड के सिद्धांत में 5 अवस्थाएं थी। ठीक है। इनके सिद्धांत को मनोलैंगिक विकास यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में काम प्रवृत्ति यानी कि लिबिडो पर फोकस किया था। आप सभी को पता है, इन्होंने बताया था कि जो बच्चों में काम प्रवृत्ति बचपन से ही पाई जाती है। कि जो ओरल स्टेज है यानी कि मुखावस्था, वो एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज से मैच करती है, जिसके नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। जो फ्राइड की ओरल स्टेज है, उसमें ये बताया गया कि जो बच्चे इसमें जो अपनी काम प्रवृत्ति है वो प्रदर्शित कैसे करते हैं, सकिंग के थ्रू, च्यूइंग के थ्रू, एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये सब चीज़ें जो करते हैं वो सारी मुखावस्था में होती हैं, यानी कि ओरल स्टेज में होती हैं। इसके बाद एनल स्टेज जो है वो इरेक्शन के सेकंड स्टेज से मैच करती है। गुदावस्था में ये बताया गया है कि जो बच्चों की जो काम प्रवृत्ति होती है वो गुदा में होती है, यानी कि एनल में होती है। इसमें उन्होंने टॉयलेट ट्रेनिंग और इस पे ज़्यादा फोकस किया है। फिर इसके बाद है फैलिक स्टेज, जिसको लैंगिक अवस्था बोलते हैं। ये एरिक्सन की थर्ड स्टेज से मैच करती है। फैलिक स्टेज में ही सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि जो बालक होता है, बालक का जो ध्यान है वो जननांगों की तरफ जाता है। ठीक है। और इसी अवस्था में इलेक्ट्रा और ओडिपस नामक ग्रंथि का विकास होता है। इलेक्ट्रा यानी कि डॉटर का जो ध्यान होता है वो अपनी फादर की ओर, और ओडिपस यानी कि जो सन का जो अट्रैक्शन होता है वो अपनी मदर की ओर होता है। ठीक है। लेटेंसी स्टेज यानी लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपाना। अवस्था जो है वो एरिक्सन की फोर्थ स्टेज से मैच करती है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है। वहाँ पे उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी जो ऊर्जा होता है
उसको पढ़ाई लिखाई के कामों में लगाता है, तो इस स्टेज में जो बच्चों का जो लिबिडो होता है वो सुप्तावस्था में चला जाता है, यानी कि जो उनकी काम प्रवृत्ति है वो सुप्तावस्था में चली जाती है। लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, मतलब फ्राइड के सिद्धांत की जो लास्ट स्टेज है वो है जेनिटल स्टेज, जननांग अवस्था, जो कि एरिक्सन की 5th स्टेज से मैच करती। फ्राइड की 5th स्टेज तक एरिक्सन की 5th स्टेज ये मैच करती हैं, लेकिन जो 3 स्टेजेस हैं वो क्या कहते हैं कि एरिक्सन ने खुद से दी हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं अबाउट थ्योरी के बारे में जानते हैं। पहला इन्होंने बताया कि जो मानवीय व्यक्तित्व है वो कई अवस्थाओं से गुजरकर विकसित होता है। ये सभी को पता है कि जो मानव का व्यक्तित्व है वो कई स्टेजेस से होकर डेवलप होता है, जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाता है। ये अवस्थाएं शाश्वत एवं पहले से निश्चित होती हैं। जो ये स्टेजेस होती हैं वो शाश्वत होती है, यूनिवर्सल होती हैं, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता और ये पहले से ही निश्चित होती हैं, ठीक है। प्रत्येक अवस्था होने का एक आदर्श समय है। प्रत्येक अवस्था जो आती है वो एक फिक्स टाइम के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था क्रमशः एक के बाद आती है, एक के बाद एक आती है, यानी कि एक सिस्टमैटिक क्रम में आती है। ये नहीं है कि पहले के बाद तीसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद पांचवा आ जाएगा, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, एक सिस्टमैटिक क्रम में ये चलती हैं। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एरिक्सन ने बताया है कि पूरा जीवन 8 चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है। एरिक्सन का मानना था कि प्रत्येक अवस्था की 2 विरोधी सकारात्मक नकारात्मक विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सकारात्मक नकारात्मक विशेषताएं क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे बच्चों पर कुछ दबाव उनके सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास की वजह से बना रहता है, जिसे साइको सोशल क्राइसिस यानी कि मनोसामाजिक संकट कहते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों पर कुछ प्रेशर रहता है सोशल डेवलपमेंट की वजह से, जिसे साइको सोशल क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का विकास समाज और संस्कृति पर निर्भर करता है, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का जो विकास होता है सोसाइटी और जो कल्चर है, संस्कृति है, दोनों उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर अवस्था में बच्चों के सामने कुछ संकट उत्पन्न होते हैं। हर अवस्था में बच्चों के सामने कुछ संकट उत्पन्न होते हैं। अगर बच्चा उस पर विजय प्राप्त कर लेगा, यानी कि उस संकट से बाहर निकल आता है, उन संकट का समाधान कर लेता है, तो उनमें एक विशेषता या गुण विकसित होगा, है ना। अगर बच्चा जो वो संकट है उसका समाधान कर लेगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, तो उसके अंदर एक साइको सोशल वर्च्यू यानी कि मनोसामाजिक शक्ति या मनोसामाजिक गुण डेवलप होता है। एरिक्सन के अनुसार बच्चे के विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज उनके साथ जैसा व्यवहार करता है उनका व्यवहार उसी के अनुरूप विकसित होता है। मतलब समाज बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करेगा, सकारात्मक व्यवहार करेगा तो बच्चे सकारात्मक रिजल्ट देंगे, और अगर नकारात्मक व्यवहार करेगा तो बच्चे नकारात्मक रिजल्ट देंगे। तो ये डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी उनके साथ कैसा बिहेव कर रही। इनकी थ्योरी को मैंने थोड़ा पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। इनकी थ्योरी की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता है संक्रांति। संक्रांति का मतलब यहाँ पे है साइको सोशल क्राइसिस, जिसको मनोसामाजिक संकट कहते हैं, ठीक है। हर स्टेज में बच्चों के सामने एक मनोसामाजिक संकट पैदा होता है। अगर बच्चा उससे निकल जाता है तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति डेवलप होती है, और अगर बच्चा उससे नहीं निकल पाता है तो मनोसामाजिक संकट उसके सामने आ जाता है, और वो मनोसामाजिक संकट धीरे धीरे एक स्टेज से दूसरे स्टेज और दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में ट्रांसफ़र होता रहता है, क्योंकि इस एरिक्सन की हर स्टेज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एक स्टेज में जैसा विकास होगा उसकी दूसरी वाली स्टेज में भी वैसा ही उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया संक्रांति का अर्थ है टर्निंग पॉइंट। संक्रांति का अर्थ है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब है 2 रास्ते, ठीक है। एक तो हो सकता है सही यानी कि राइट वे, और एक हो सकता है रॉन्ग वे।
तो टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जो आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दे। ठीक है, टर्निंग पॉइंट का मतलब है जैविक परिपक्वता, सामाजिक मांग। जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसी को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जैविक परिपक्वता का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, और सामाजिक मांग का मतलब है कि सोसाइटी हमसे जैसा चाहती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और सोसाइटी हमसे जैसा चाहती है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अगर हम हमारी जो एज है, हम जिस एज में हैं और सोसाइटी की जो मांग है उनको अगर फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो टर्निंग पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। और अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मिसलीड हो जाते हैं अपने पथ से। टर्निंग पॉइंट से क्या होता है, मनोसामाजिक संक्रांति होती है। मनोसामाजिक संक्रांति के दो तत्व होते हैं, सकारात्मक तत्व और नकारात्मक तत्व। आपके पास अगर संकट आता है तो अगर आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अनुभव मिलता है, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव फील करते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो अगर आप समस्या से बाहर निकल आते हैं, किसी भी समस्या से, तो आपके अंदर एक सकारात्मक तत्व डेवलप होता है। ठीक है, और अगर आप उस समस्या में उलझे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, आपके अंदर नकारात्मक तत्व पैदा हो जाते हैं। आगे इसको बताया गया, प्रत्येक अवस्था में जैविक परिपक्वता और नई नई सामाजिक मांग के कारण द्वंद्व उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है। ठीक है, कोई बच्चा है, वो क्या कहते हैं कि वो 8 साल का है। ठीक है, और उसी के साथ का एक बच्चा और है, वो भी 8 साल का है। लेकिन दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो सब कुछ कर लेता है, पढ़ाई में भी अच्छा है और खेल कूद में भी अच्छा है, और सोसाइटी में लोग उसको काफ़ी प्रेज़ देते हैं, मतलब काफ़ी उसकी प्रशंसा करते हैं और क्या कहते हैं, उसका काफ़ी सम्मान है। लेकिन दूसरा बच्चा ऐसा है जो अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, और सोसाइटी जो उससे नई नई डिमांड करती है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सोसाइटी उससे कहीं ना कहीं डिमांड करती है। तो अगर बच्चा उन डिमांड को फुलफ़िल कर लेता है तो क्या कहते हैं कि उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वो उन डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वो द्वंद्व में बना रहता है। तो जैविक परिपक्वता और नई नई सामाजिक मांगों के कारण द्वंद्व क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और अगर द्वंद्व से वो बाहर निकल आता है तो व्यक्तित्व स्वस्थ रूप से विकसित होता है। ठीक है, और समस्या का अगर वो समाधान नहीं कर पाता है तो व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक अवस्था में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी प्लस नई नई सामाजिक मांगों के कारण द्वंद्व उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर द्वंद्व से बच्चा बाहर निकल आता है तो उसका व्यक्तित्व स्वस्थ रूप से विकसित होता है, अच्छे से विकसित होता है। अगर बच्चा समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, कहीं ना कहीं फिक्सेशन होने लगता है, कहीं ना कहीं अगर बच्चे का विकास अवरुद्ध हो गया तो नेक्स्ट स्टेज में जो उसका विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ठीक, एडिक्शन की जो थ्योरी है उसकी जो 8 स्टेजेस हैं उनको 1 बाय 1 जानते हैं। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड है स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता एवं संदेह, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। थर्ड है पहल बनाम दोष, जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिफ्थ स्टेज है हमारी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, जिसको बोलते हैं ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। घनिष्ठता बनाम अलगाव, जिसको बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 7 है हमारी जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी बनाम स्टैग्नेशन। आपने स्टैग्नेशन वर्ड सुना होगा, जैसे पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है, पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है किसी गड्ढे में, उसका जमाव हो जाता है, तो स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता। संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी बनाम डिस्पेयर। ठीक है, तो ये एडिक्शन की 8 स्टेजेस के नाम थे, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपको बता दिया है। एडिक्शन की थ्योरी की ये स्टेज पहली है, स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ये स्टेज जन्म से 1.5 साल 1.5 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, ये स्टेज जन्म से 1.5 ईयर्स तक रहती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एरिक्सन की थ्योरी में बच्चे के सामने हर स्टेज में दो विरोधी अवस्थाएं आती हैं या फिर दो विरोधी तत्व आते हैं, ठीक है। एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। अगर सकारात्मक होगा तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति डेवलप होती है, ठीक है, और अगर नकारात्मक होगा तो एक मनोसामाजिक संकट उसके सामने आता है। तो मनोसामाजिक शक्ति में ये विश्वास आता है और मनोसामाजिक संकट के अंतर्गत अविश्वास आता है। तो विश्वास जो है वो जो ये पहला है विश्वास, ये मनोसामाजिक शक्ति है, ठीक है, ये सकारात्मक तत्व है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास, ये निगेटिव एटीट्यूड है, बच्चे में डेवलप हो जाता है और ये मनोसामाजिक संकट है या साइको सोशल क्राइसिस है। ये हर स्टेज में आएगा, उसमें दो विरोधी तत्व आएंगे हर स्टेज में और बच्चों को उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें जो बच्चा है वो अपनी मॉम के साथ खेल रहा है। इस स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी मदर पर करता है, ठीक है। तो जैसे इसमें देखा है मेजर क्वेश्चन होता है इस स्टेज का, कैन आई ट्रस्ट द पीपल अराउंड मी, क्या मैं अपने चारों ओर जो लोग हैं उन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, बच्चा ये सोचता है, ठीक है। और इस बेसिक वर्च्यू इसमें होप है। और इम्पॉर्टेंट इवेंट, इस स्टेज का जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है फीडिंग, यानी कि बच्चों को यहाँ पे मदर खाना खिलाना सिखाती है और बच्चे खाना खाना सीखते हैं। तो अगर पूछा जाए एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि एरिक्सन की थ्योरी में किस स्टेज का इम्पॉर्टेंट फीचर या इम्पॉर्टेंट इवेंट फीडिंग है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एरिक्सन की जो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसका जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है फीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर 1.5 साल तक यह अवस्था चलती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये स्टेज जन्म के बाद से 1.5 साल तक चलती है। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, उनके अंदर सुरक्षा की भावना का विकास होता है, ठीक है, और माँ के प्रति विश्वास भी डेवलप होता है। वो अपनी मदर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। के अंदर आशा का भाव, फीलिंग ऑफ होप विकसित होता है। इस स्टेज में जो होप है वो एक साइको सोशल वर्च्यू है। वर्च्यू मीन्स गुण कह सकते हैं, ठीक है, या एक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या एक शक्ति कह सकते हैं। तो जो होप है वो एक साइको सोशल वर्च्यू है जिसको हम मनोसामाजिक गुण या मनोसामाजिक शक्ति कहते हैं। वो बच्चों में विकसित होता है। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके माँ बाप जब उसकी बहुत केयर करते हैं, उसकी माँ उसे बहुत प्यार से पालती है और उसका हर पल ध्यान रखती है, तो वो बच्चा सोचता है कि मैं इन पर विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है। तो और बच्चा उन्हीं लोगों को अपने आसपास देखता है, माँ और बाप को, तो उन पे ट्रस्ट वो आसानी से कर लेता है, ठीक है। और अगर माता पिता बच्चों को लाड़ प्यार नहीं करते हैं, लापरवाही के कारण उनके अंदर अविश्वास का भाव विकसित हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जो अविश्वास है वो साइको सोशल क्राइसिस है, ठीक है। उनके अंदर एक अविश्वास यानी कि निगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। अगर ट्रस्टफुल सिचुएशन होगी, यानी कि बच्चा अगर ट्रस्टफुल सिचुएशन में होगा तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा जो कि आशा का भाव विकसित करेगा, ठीक है। और ये एक मनोसामाजिक गुण है, ठीक है। अनट्रस्टफुल सिचुएशन होगा तो बच्चों के अंदर निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा जो कि क्या है, फियर डर का भाव बच्चों के अंदर विकसित करेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बच्चा सरवाइव कर गया तो बच्चे में होप का भाव विकसित होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही बच्चा जन्म के बाद से 1.5 साल तक सरवाइव कर गया, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो उसके अंदर होप का भाव विकसित होगा, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव एटीट्यूड के साथ बच्चा सरवाइव कर गया तो उसके अंदर फियर का भाव, डर का भाव विकसित होगा। वो
उसके अंदर डर की भावना आ जाएगी, वो डरने लगेगा, ठीक है। अगर उसके आसपास कोई लोग कई सारे लोग आएंगे तो वो डर जाएगा। तो उनके अंदर बचपन से ही डर की भावना बैठ जाएगी, फिक्सेशन हो जाएगा। तो ये जो डर की भावना ये आगे भी जाएगी, ये एक स्टेज में ही समाप्त नहीं होती है। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आने वाली अपकमिंग स्टेजेस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि एरिक्सन की थ्योरी की जो 8 स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर एक होप डेवलप होती है अगर उनको ट्रस्टफुल सिचुएशन मिलती है, माँ बाप उनको बहुत प्यार से पालते हैं। तो होप है क्या, एरिक्सन ने होप के बारे में बताया है। आशा का अर्थ है एक ऐसी समझ जिसके कारण शिशु में अपने अस्तित्व एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश को सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। आशा क्या है, एक ऐसी समझ है जिसके कारण शिशु में अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश, जिस परिवेश में वह पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। स्टेज मनोलैंगिक विकास की गुदावस्था से नहीं, ये जो गुदावस्था है, ये गुदावस्था ये गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है वो मुखावस्था ओरल स्टेज से मैच करती है। तो जो एरिक्सन के सिद्धांत की जो पहली स्टेज है वो फ्राइड के सिद्धांत की पहली स्टेज मुखावस्था से मैच करती है, जिसको ओरल स्टेज कहा जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस स्टेज में होता क्या है, ठीक है। जो पहली स्टेज है उसमें होता क्या है, आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी मदर पे करता है। जन्म के बाद से ही जो माँ होती है उसके लिए वही उसका वर्ल्ड होती है, वही उसका संसार होती है। तो सबसे ज़्यादा भरोसा वो अपनी माँ पे करता है। जैसे अब मैंने इसमें कुछ इमेजेस यूज़ किए हैं आपको समझाने के लिए। ये वाली इमेज देख रहे हैं आप, इसमें बच्चा जो है वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वार्ड में है और वो अकेला लेटा हुआ है। लेकिन सेकंड वाली इमेज आप देख रहे हैं कि बेबी लेटा हुआ है लेकिन उसकी मम्मा उसके पास है। तो वो कहीं ना कहीं ये सिक्योर फील कर रहा है कि हाँ उसकी मम्मा उसके आसपास है, वो सेफ़ है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि बेबी जो है वो रो रहा है, मम्मा उसको चुप करा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद इस इमेज में आप देख रहे हैं कि बेबी बहुत छोटा है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा जब 1 महीने का ही होता है तो आजकल पेरेंट्स जो है उनका फर्स्ट मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो बेबी छोटा है लेकिन उसके जो मम्मा पापा हैं वो उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अपने अंदर एक क्या कहते हैं विश्वास डेवलप करता है कि हाँ ये लोग मेरे अपने हैं, मैं इन पे विश्वास कर सकता। जैसे इसमें लिखा हुआ है आई कैन ट्रस्ट दीज टू, ठीक है। तो बच्चा सोच रहा है कि मैं इन दोनों पे विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमें इस स्टेज में प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि बच्चे के अंदर डर का भाव डेवलप ना हो, बच्चे के अंदर होप का भाव ही डेवलप हो। तो जैसे इसमें आप इस इमेज फर्स्ट में देख रहे हैं, जैसे आप इमेज फर्स्ट में देख रहे हैं कि ये इस बेबी की क्या है, मदर है, ठीक है। लेकिन इनके बेबी को इस लेडी ने ले रखा है गोद में। तो जो बेबी है वो इनकी गोद में जाते ही क्या हुआ, रोने लगा। तो मम्मा बोल रही है, क्या बोल रही है, बेबी डोंट क्राई, मम्मी इज़ राइट हियर। तो बच्चा रो मत, मम्मी आपके पास ही है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा अपनी माँ की गोद से दूसरी की गोद में जाता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्योंकि वो जो गोद है उसकी जो फीलिंग है, जो मम्मी की गोद है उससे डिफरेंस है। तो वो कहीं ना कहीं ये फील करता है कि हाँ ये जो है मेरे लिए अनसिक्योर है, ये सेफ़ प्लेस मेरे लिए नहीं है, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चे को सेफ प्लेस चाहिए होता है जो कि उसकी मम्मा ही दे सकती है। नेक्स्ट इमेज है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये जो डॉग है ये बार्क कर रहा है, भौंक रहा है। तो मम्मा बोल रही है, क्या बोल रही है, स्टॉप बार्किंग, इट्स स्केयरिंग माई बेबी, भौंकना बंद करो, मेरा बेबी डर रहा है। तो बेबी क्या बोल रहा है, आई कांट ट्रस्ट दिस डॉग, मैं इस डॉग पे भरोसा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो भौंक रहा है, चिल्ला रहा है। तो इस स्टेज में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि किसी भी स्ट्रेंजर को
अपने बच्चे से जल्दी मिलवाना नहीं चाहिए, और मिलवाते भी हैं तो जल्दी क्या कहते हैं कि अपने बच्चे को उनकी गोद में नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर वो रोने लगता है तो तुरंत ही क्या कहते हैं अपने बेबी को वापस ले लेना चाहिए, ठीक है। और जैसे कुत्ते जो डॉग हैं वो भौंकते हैं तो अपने बच्चों को डॉग से दूर रखना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस स्टेज में लेनी चाहिए। नाउ स्टेज 2, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, जिसका नाम है स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता एवं संदेह, ठीक है। इसमें भी हमारे दो एलिमेंट हैं या दो एटीट्यूड हैं। एक है ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता का मतलब होता है हर काम अपने से करना, और सेम एंड डाउट का मतलब है लज्जाशीलता एवं संदेह, यानी कि हर काम को करने में शर्माना और हर काम को करने में ये सोचना क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो फीलिंग है वो निगेटिव एटीट्यूड के साथ डेवलप होती है, ठीक है। दिस स्टेज अकर्स बिटवीन एजेस 80 मंथ अराउंड 2 और 3 ईयर्स। जो ये स्टेज है वो 18 मंथ यानी कि 1.5 साल से लेके 3 साल तक चलती है, ठीक है। 1.5 to 3 ईयर्स, कुछ बुक्स में इसको 1.5 to 2 ईयर्स भी दिया है, तो आप उसको इग्नोर करिए क्योंकि 1.5 to 3 ईयर्स सही है, ठीक है। जैसा कि इसमें बताया कि स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण जैसे शील गुण विकसित होते हैं। इस स्टेज में बच्चे के अंदर स्वतंत्रता यानी कि उसको फ्रीली वर्क करने दो, ठीक है, उसको रोको मत। और आत्मनियंत्रण का मतलब है वो खुद पे कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे उन्होंने इच्छा शक्ति कहा। इस स्टेज में बच्चों के अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब विल पावर क्या है? यह एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है। उसमें आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम का गुण भी विकसित होता है, ठीक है। जैसे इस स्टेज में क्या होता है, बेबी क्या कहते हैं टॉडलर स्टेज में होता है। इस स्टेज में बच्चा टॉडलर होता है, ठीक है, ठीक। और वो खुद से ही चलना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, ठीक है। और उसको फ्रीली छोड़ दो, क्या कहते हैं, वो चाहता है कि मुझे फ्रीली छोड़ दो। आपने देखा हो कि बच्चे को आप क्या कहते हैं इस जगह पे बैठा देते हैं, और अगर बच्चे का टॉय उस जगह पे है तो वो जल्दी कैसे भी करके उस टॉय को पाना चाहता है, तो वो जल्दी धीरे क्या कहते हैं कि उस टॉय की ओर बढ़ता है, घुटनों के बल बढ़े चाहे जैसे भी बढ़े, वो उस टॉय को पाना चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर स्वतंत्रता का भाव विकसित होता है, और वो अपनी बॉडी पे यानी कि अपने जो फिजिकल मूवमेंट है उस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीखता है। इस स्टेज में ही बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्वयं के प्रति अनुशासन की भावना, इस स्टेज में बच्चे के अंदर स्वयं के प्रति अनुशासन की भावना डेवलप होती है। अपने शरीर पर नियंत्रण, कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट्स करना सीख जाता है। अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, ठीक है। जिन बच्चों को खेलने कूदने या कुछ करने का अवसर दिया जाता है तो वे अपने मन में धीरे धीरे स्वायत्तता विकसित कर ले। आपने देखा होगा 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक जो अपने बच्चों को बहुत सेंसिटिव बना के रखते हैं कि हाँ उनका बेबी छोटा है और उसे कहीं खेलने मत दो, उसे कहीं कूदने मत दो, उसको चोट लग जाएगी। तो इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं तो अगर उसको फ्री छोड़ते नहीं हैं और हमेशा अपने पास ही रखते हैं और खेलने कूदने कुछ भी नहीं देते, हमेशा अपने पास अपनी गोद में रखते हैं या उसको क्या कहते हैं पालने में रखते हैं, तो वो खेल नहीं पाता फ्री होके। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही सेंसिटिविटी से दूर रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा है वो जल्दी ग्रो अप हो, और क्या कहते हैं उनको वो अपनी देख रेख में बच्चों को अच्छे से चलाना सिखाते हैं, अपने से अच्छे से उसको अगर वो चलता भी है तो उसके आसपास रहते हैं या फिर फिंगर पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो अपने आसपास ही रहते हैं, उस बच्चे के आसपास ही रहते हैं और ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है। तो क्या कहते हैं कि इस स्टेज में माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चे को खेलने कूदने के अवसर देने चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव खुद से ले सके। जैसे बच्चा टॉयलेट जाना चाहता है तो बच्चे को टॉयलेट जाने दिया जाए, लेकिन क्या कहते हैं कि
ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, मतलब उसके आसपास ही रहना चाहिए ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, उसको फ्री होकर कार्य करने के जो अपॉर्चुनिटी है वो पेरेंट्स को दे। तो अगर बच्चों को पेरेंट्स क्या कहते हैं कि फ्री होकर कार्य करने के अवसर देते हैं तो उनके अंदर एक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी विकसित कर लेते हैं कि उनके अंदर ये भावना विकसित हो जाती है कि हाँ, ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ। तो उनके अंदर एक ऑटोनॉमी विकसित हो, अन्यथा वे अपने मन में संदेह उत्पन्न कर लेते हैं। और अगर उनको क्या कहते हैं कि उनके पेरेंट्स फ्री होकर कार्य करने नहीं देते हैं, खेलने कूदने नहीं देते, तो उनके मन में एक डाउट उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, वो ये कार्य कर ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, इसी के बीच में वो फंसे रहते हैं। ठीक है, हर काम में वो संदेह करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले वो संदेह करते हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई कैन डू दिस, ऑटोनॉमी। अगर वो ये सोचता है कि आई कैन डू दिस, तो वो ऑटोनॉमी होगी कि मैं कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ, आई कैन डू इट दिस। अगर वो ये सोचता आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता, तो वो किस स्टेज में चला गया, डाउट वाले उसमें चला गया, डाउट निगेटिव एटीट्यूड की ओर चला गया। और अगर वो कहता है आई कैन डू दिस, तो वो ऑटोनॉमी यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ चला गया। ठीक है, और अगर वो कहता है आई कांट डू दिस, तो वो डाउट यानी कि मिसलीड हो गया, वो निगेटिव एटीट्यूड की तरफ चला गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, वो हर काम में संदेह करेगा, वो किसी काम को करने से पहले बार बार सोचेगा कि मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना। ऐसे बच्चों में स्वतंत्र पसंद एवं स्वतंत्र आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि वो खुद की लाइकिंग डिसलाइकिंग करने लगते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ठीक है, तो और आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाते हैं। जो बच्चे पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाते हैं उनके अंदर स्वतंत्र पसंद यानी कि सेल्फ लाइकिंग, सेल्फ लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल, ये जो भावना है वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चों में विकसित होती है। अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं व्हाट हैपन्स दिस स्टेज, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। पहला है जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें देखा गया है मॉम आई कैन ड्रेस अप माई सेल्फ एंड टाई माई ओन शूलेसेस। बच्चा बोल रहा है मम्मा कि मैं खुद से ही अपने कपड़े पहन सकता हूँ और मैं अपने जो शू लेसेस है वो खुद से ही बांध सकता हूँ। तो मम्मा बोलती है श्योर गिव इट अ चांस। ठीक है, तो मम्मा ने उसको एक चांस दिया कि बेटा खुद से ही अपने कपड़े पहनो और खुद से ही अपने शू लेसेस बांधो। ठीक है, इस स्टेज में जैसे पहला पॉइंट है हमारा, पहला टॉयलेट ट्रेनिंग प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, इस स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को सिखाई जाती है। गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइसेस, इस स्टेज में बच्चा जो फूड चॉइसेस होता है यानी कि जो खाने में उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है तो उस पर वो कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, टॉय प्रेफरेंस एंड क्लोथिंग सिलेक्शन, वो खुद से अपने खिलौने पसंद करता है और खुद से अपने कपड़ों का सिलेक्शन करता है। पिकिंग आउट व्हाट दे विल वियर ईच डे, और वो खुद से उन कपड़ों को निकालने लगता है। पिकिंग आउट का मतलब तो निकालने लगता है उन कपड़ों को जो उसको पहनने हैं। ठीक है, पुटिंग ऑन देयर क्लोथ्स एंड डिसाइडिंग व्हाट दे विल ईट, वो खुद से अपने कपड़े पहनने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खाना है आज। तो ये तभी होगा जब वो बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ेगा और जब पेरेंट्स बच्चों को क्या कहते हैं खेलने कूदने के अवसर देंगे, उन्हें इनिशिएटिव लेने देंगे। ठीक है, तो ये तभी होगा। अगर बच्चा मम्मा से कुछ पूछता है कि मम्मा मैं ये काम कर सकता हूँ, मम्मा कहती है हाँ बेटा श्योर करो इसको, लेकिन अगर बच्चा कुछ काम करना चाहता है और मम्मी पापा रोक देते हैं, नहीं तुम नहीं कर सकते, डांट देते हैं, तो बच्चे के अंदर एक डाउट डेवलप हो जाता है कि हाँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपने बच्चों को अपनी खुद के ऑब्जर्वेशन में ऐसे काम को करने के अवसर देने चाहिए। ठीक, जैसे अब इस स्टेज में क्या है, प्रिकॉशंस टू दिस स्टेज। ठीक है, जैसे पेरेंट्स हु आर निगेटिव और हु पनिश अ चाइल्ड फॉर सिंपल मिस्टेक्स, जो पेरेंट्स निगेटिव होते हैं, ठीक है, और हु पनिश अ चाइल्ड और फॉर सिंपल मिस्टेक्स, ऐसे माता पिता जो बच्चों नकारात्मक भाव रखते हैं अपने बच्चे के प्रति और जो बच्चों को छोटी छोटी बात पर डांटते हैं और मारते हैं, तो इससे क्या होता है, कैन कंट्रीब्यूट फीलिंग ऑफ सेम और सेल्फ डाउट।
अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं और बच्चों के प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं कि वो नहीं कर सकता, मेरे हेल्प के बिना वो कर ही नहीं सकता, अगर पेरेंट्स ये अपने अंदर फीलिंग रखते हैं तो बच्चे के अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो बच्चे के अंदर एक फीलिंग ऑफ सेम और सेल्फ डाउट, फीलिंग ऑफ सेम यानी कि लज्जाशीलता और संदेह की जो भावना है वो बच्चे में प्रकट हो सकती है। थर्ड स्टेज है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष। ठीक है, जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, ठीक है, इसमें मेजर क्वेश्चन होता है बच्चों के सामने, एम आई गुड और बैड, क्या मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। बच्चों के सामने क्वेश्चन होता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं इस स्टेज के, एक्सप्लोरेशन, खोज करना, प्ले करना, खेलना। और इस स्टेज में बच्चा क्या, क्यों, कैसे, ये जो क्वेश्चन है इनके सवालों के आंसर वो जानना चाहता है। ठीक है, अगर आप बच्चे को कोई भी बात बताते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, इस स्टेज में बच्चों के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं वो है एक्सप्लोरेशन, खोज करना, नए नए खेलों का सृजन करना, नई नई चीज़ों का सृजन करना, क्रिएटिविटी आ जाती है इस स्टेज में बच्चों के अंदर, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आ जाती है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। ये खेल की अवस्था है। ठीक है, थर्ड स्टेज है, इसको खेल की अवस्था भी बोला जाता है। पहल करना शुरू कर देता है, इस स्टेज में बच्चा पहल करना शुरू कर देता है। ठीक है, मैंने बताया कि हर स्टेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो अगर सेकेंड स्टेज में पेरेंट्स बच्चों को पहल करने देते हैं तो इस स्टेज में बच्चा पहल करना शुरू कर देता है, नए सृजन कार्य करता है, यानी क्रिएटिव वर्क करता है, कुछ नया बनाता है। ठीक है, आत्मविश्वास जागृत होता है जब बच्चा खुद से पहल करता है, क्रिएटिव वर्क करता है। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चे के अंदर एक सृजन करने की जो भावना होती है वो विकसित होती है, कुछ नया बनाने की जो भावना होती है वो विकसित होती है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास होता है, इस स्टेज में बच्चों के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्यूरियोसिटी जागृत होती है, वो क्या क्यों ये वाले सवाल सबसे पूछने लगते हैं। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, इस स्टेज को अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है, इस स्टेज को एंड ऑफ इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज पारिवारिक वातावरण से दूसरे वातावरण यानी कि विद्यालय में जाता है, जिन बच्चों को स्वायत्तता मिलती है वह धीरे धीरे पहल करने लगते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा पहले तो घर पे ही रहता है सेकेंड स्टेज तक। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज तक बच्चा घर पे ही रहता है। ठीक है, उसका क्या कहते हैं कि सोसाइटी से कनेक्शन नहीं हो पाता इतना, लेकिन जब थर्ड स्टेज आती है यानी कि प्ले एज यानी कि थर्ड स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है और वो अपने पारिवारिक वातावरण से दूर दूसरे वातावरण यानी कि विद्यालय के वातावरण में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को सेकेंड स्टेज में स्वायत्तता मिली होती है, ऑटोनोमी मिली होती है, तो वो इस स्टेज में आके क्या करने लगते हैं, पहल करना स्टार्ट कर देते हैं। पहल करना मतलब खुद से इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चों में पर्पसफुल डायरेक्शन और गोल ओरिएंटेड लक्ष्य की ओर उन्मुख, गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख, यानी कि ऐसे बच्चों का ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। और तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर पर्पसफुल डायरेक्शन और गोल ओरिएंटेड भावना का विकास हो जाता है। ठीक है,
जिन बच्चों को स्वायत्तता नहीं मिलती है, यानी कि जिन बच्चों को सेकंड स्टेज में स्वायत्तता नहीं मिली और यहाँ पे भी नहीं मिलती है, तो उनके अंदर अपराध बोध, फीलिंग ऑफ गिल्ट की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को इस स्टेज में भी आके स्वायत्तता नहीं मिलती, ऑटोनॉमी नहीं मिलती है, उनको कुछ भी काम करने से पहले परमिशन ही नहीं मिलती है, तो उनके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट यानी कि अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है। जैसे इस स्टेज में देखिए, ये दो इमेजेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इस हाउ डू किड्स डेवलप इनिशिएटिव, बच्चों में इनिशिएटिव कैसे डेवलप करें। जैसे इस स्टेज में, इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि ये बच्चा बोल रहा है ये डस्ट ऑल बाय माई सेल्फ। देखो, नहीं, मम्मा बोलती हैं वाओ गुड जॉब, यू आर अ बिग बॉय नाउ, मतलब बहुत अच्छा काम किया बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, तो इस स्टेज में मम्मा बच्चे से ये बोलती हैं, ये बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर अग्रसर है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर अग्रसर है तो इसके अंदर एक गोल ओरिएंटेड यानी कि अपनी लक्ष्य की ओर उन्मुख की भावना का विकास होगा। ठीक है, लेकिन इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये बोल रहा है आई कांट टाई माई शू लेसेस, आई एम नेवर ट्राइंग अगेन। ये बोल रहा है मैं अपने जो शू लेसेस हैं उनको बांध नहीं पा रहा, मैं दोबारा इसको ट्राई करूँगा ही नहीं। तो सो एम्बैरसिंग, कितना अजीब है। तो पापा बोलते हैं कीप ट्राइंग नेवर गिव अप, पापा बोलते हैं कि करते रहो, छोड़ो मत। तो यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड में बच्चा खुद से पूरी कोशिश करता है, नेगेटिव एटीट्यूड में बच्चा पहले से ही पीछे हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसको स्टेज 4 बोलते हैं। ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड के समय होती है, बिटवीन द एजेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 एंड 11, यानी कि ये स्टेज 6 to 11 चलती है और ये चाइल्डहुड के समय है। ठीक है, स्टेज 4 है ये, यानी कि परिश्रम वराम हीनता। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि जो मेजर क्वेश्चन है इस स्टेज में वो ये होता है, हाउ कैन आई बी गुड और बैड, मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ, ठीक है, और मैं कैसे बुरा बन सकता हूँ। ठीक है, ये स्टेज के जो मेजर क्वेश्चन है, बच्चे खुद से ही सवाल करते हैं कि हाउ कैन बी गुड और बैड, मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ, कैसे बुरा बन सकता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इस स्टेज का वो है स्कूल। इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसका जो इस स्टेज में बच्चे का जो है सोशल इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, क्योंकि पहले बच्चा प्री प्राइमरी स्टेज में था, इसके बाद बच्चा अब स्कूल जाने लगता है। स्कूल एज है ये 6 to 12 चलती है, उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं इसको, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसके साथ साथ इसको प्रारंभिक किशोरावस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहल करने की जो आदत है वो विकसित हो चुकी है पूरी तरीके से। जब बच्चों में पहल करने की आदत विकसित हो जाती है तो वे अपनी ऊर्जा का उपयोग नए ज्ञान को अर्जित करने में तथा बौद्धिक कौशल को सीखने में लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इस स्टेज में बच्चा जो है वो क्या कहते हैं कि स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें बच्चा इनिशिएटिव खुद से लेना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर इनिशिएटिव लेने की जो आदत है वो विकसित हो चुकी होती है पूरी तरीके से। ठीक है, और इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा को नए ज्ञान को अर्जित करने में लगाता है तथा बौद्धिक कौशल जो होते हैं नए नए उनको सीखने में लगाता है। ठीक है, जब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के अवसर दिए जाते हैं तो वे परिश्रमी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिश्रमी हो जाते हैं। अन्यथा उनके मन में निकृष्ट भाव पैदा हो जाता है, यानी कि एक हीन भावना पैदा हो जाती है। अगर हम उससे काम करने के अवसर नहीं देंगे तो उसे लगेगा कि मैं औरों से कहीं ना कहीं क्या हूँ, भिन्न हूँ। क्या अगर हम उसे काम करने के अवसर नहीं देंगे तो उसे लगेगा मैं औरों से कहीं ना कहीं भिन्न हूँ या मैं कहीं ना कहीं औरों से अलग हूँ, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो कर ले रहा है, तो उसके अंदर एक ना कहीं हीन भावना डेवलप हो जाती है। तो अगर इस स्टेज में क्या होगा कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा बच्चों में तो वो कहाँ जाएंगे, वो परिश्रमी बनेंगे। ठीक है, वो क्या बनेंगे? परिश्रमी बनेंगे, मेहनत करेंगे वो। ठीक है,
और अपने काम को टाइम पर पूरा करना, नई नई चीज़ों को सीखना, नए नए क्रिएटिव वर्क करना, नए नए बौद्धिक कौशल सीखना, ये वो बच्चे अपनी संपूर्ण जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई के कामों में लगाएंगे। लेकिन जो बच्चे निगेटिव एटीट्यूड के साथ बड़े होंगे, ठीक है, तो उनके अंदर हीन भावना एक पैदा होगी, ठीक है, हीन भावना। तो जो ये हीन भावना उनके अंदर इस प्रकार की होगी कि वो इस काम को कर ही नहीं सकते और वो औरों से भिन्न है, वो ये काम को कर लेगा लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भावना उनके अंदर इस स्टेज में डेवलप हो जाएगी अगर वो निगेटिव एटीट्यूड की तरफ जाते हैं तो। देखिए, सक्सेस एंड फेलियर इन स्टेज 4, ठीक है, अगर बच्चों को सफलता मिलती है तो क्या होता है और अगर वो फेल हो जाते हैं तो क्या मिलता है। देखिए, सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ पर्पस। अगर वो किसी भी चीज़ में सक्सेस होते हैं तो उनके अंदर एक सेंस डेवलप होता है पर्पस का, उद्देश्य का, ठीक है, लक्ष्य का। तो उनके अंदर एक अपने किसी भी काम को करने का जो है लक्ष्य है कि उनको ये काम पूरा करना है, तो उसके प्रति वो क्या कहते हैं, सीरियस हो जाते हैं अपने पर्पस की ओर, अपने गोल की ओर, यानी कि वो गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा फेलियर यानी कि असफलता, निगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर ये डेवलप होता है तो उसके अंदर सेंस ऑफ गिल्ट, उसके अंदर दोष की भावना डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, कोई भी काम को करने से पहले अपने आप को कमज़ोर फील करेगा और अपने आप को नीचा समझेगा। तो अगर सक्सेस होगी तो बच्चा सेंस ऑफ पर्पस, उसके अंदर एक उद्देश्यपूर्ण भावना का विकास होगा, वो किसी भी काम को करेगा तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए करेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेज है हमारी, ये स्टेज 5 है, ठीक है, जो कि किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था से संबंधित है। ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेज में ही एरिक्सन ने आइडेंटिटी वर्ड का यूज़ किया है। स्टेज 5 में ही एरिक्सन ने आइडेंटिटी वर्ड का यूज़ किया है कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अपनी पहचान डेवलप करने की एक भावना जो है वो रहती है कि वो क्या है, वो उनका समाज में स्थान क्या है, उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, उनकी फेस वैल्यू क्या है, इस चक्कर में वो रहते हैं, ठीक है। दिस अकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था बिटवीन द एजेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 to 18 स्टेज में जो मेजर क्वेश्चन होता है बच्चों के सामने, मेजर क्वेश्चन होता है हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। इस स्टेज में बच्चे अपने अस्तित्व की तलाश में रहते हैं, वो अपने अस्तित्व की खोज में रहते हैं, ठीक है। इस स्टेज में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है स्कूल रिलेशनशिप, स्कूल रिलेशनशिप, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्कूल रिलेशनशिप। ये इस स्टेज का इम्पॉर्टेंट इवेंट है, स्कूल रिलेशनशिप। व्हाट इज़ ईगो आइडेंटिटी। किशोरों में 2 प्रकार के मनोसामाजिक पहलू विकसित होते हैं। किशोरों में 2 प्रकार के सामाजिक पहलू, मनोसामाजिक पहलू डेवलप होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। पहला है प्रथम अहम पहचान नामक धनात्मक पहलू, यानी कि ईगो आइडेंटिटी जो पहलू है, एस्पेक्ट है, वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ईगो आइडेंटिटी, ठीक है। और जो द्वितीय है भूमिका संभ्रांति, या ये पहचान संभ्रांति है, ये संक्रांति नहीं है, ये संभ्रांति वर्ड है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने में विशेष अभिलाषा यानी कि रुचि होती है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरी लाइफ का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं कर्ता की जगह होगा यहाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इसे उन्होंने पहचान कहा, ठीक है। एरिक्सन ने इसी को पहचान कहा जब बच्चे ये तलाश करते हैं कि वो कौन है, उनकी लाइफ का एम क्या है, उनका क्या एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में। तो इसी को एरिक्सन ने क्या कहते हैं, पहचान यानी कि आइडेंटिटी कहा, ठीक है, आइडेंटिटी कहा। इस स्टेज में किशोर अपनी आइडेंटिटी की खोज में बने रहते हैं।
यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि समाज में उनकी पहचान क्या है, व्हाट इज़ देयर प्लेस इन सोसाइटी। जो बच्चे आइडेंटिटी को विकसित नहीं कर पाते हैं उनके अंदर जो नकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि नकारात्मक भाव विकसित होता है उसे रोल कन्फ्यूज़न यानी कि उनका सोसाइटी में क्या रोल है, वो आगे चल के कौन सी जॉब करेंगे, आगे चल के क्या बनेंगे, वो हमेशा इस पे उनको हमेशा डाउट रहता है कि वो क्या कर पाएंगे आगे चल के। ठीक है, जैसे मैं इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं, आपको पता है कि जब बच्चा 6 इयर्स ओल्ड होता है वो तो क्लास फर्स्ट में प्रवेश लेता है। ठीक है, इसके बाद जब बच्चा 7 इयर्स ओल्ड होता है तो वो क्लास सेकेंड में जाता है। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। ये स्टेज 12 से 18 के बीच में है, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा 12 साल का यानी कि 12 इयर्स ओल्ड होता है तो वो क्लास 7th में जाता है, 7th क्लास में जाते हैं। तो जब बच्चा 13 इयर्स ओल्ड होता है तो वो क्लास 8th में जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब बच्चा 14 इयर्स ओल्ड होता है तो वो क्लास 9th में जाता है। जब बच्चा 15 इयर्स ओल्ड होता है तो वो क्लास 10th में जाता है। ठीक है, क्लास 10th तक वो 15 इयर्स ओल्ड हो जाता है। ठीक है, और 15 इयर्स में ये स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो 15 इयर्स तक जब वो हाई स्कूल में पहुंच जाता है और हाई स्कूल पास करके निकलता है तब उसके सामने ये क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है कि वो कौन सा स्ट्रीम चुने, कौन से फील्ड में वो आगे बढ़े जिससे उसको आगे चल के सक्सेस मिले। यानी कि इस स्टेज में वोकेशनल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वोकेशनल काउंसलिंग कह सकते हैं। ठीक है, वोकेशनल काउंसलिंग, इस स्टेज में बच्चों को वोकेशनल काउंसलिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, इसमें बच्चा सोचता है कि मैं आर्ट्स स्ट्रीम में जाऊं या मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊं या मैं कॉमर्स स्ट्रीम चुनूं। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि वो कौन सी स्ट्रीम से आगे बढ़े जिससे जाके वो लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल हो। तो इसके बारे में वो सोचता है, समझता है, अपने टीचर से सजेशन मांगता है, अपने घर वालों से सजेशन मांगता है। और कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स उसके डिसीजन के विरुद्ध डिसीजन देते। बच्चा जैसे आर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, वो अपना कैरियर आर्ट्स फील्ड में बनाना चाहता है। पेरेंट्स कह देते हैं नहीं बच्चा, आर्ट्स फील्ड में कुछ नहीं रखा है, आप आज साइंस फील्ड में स्टडी करो, आप इसी स्ट्रीम में आगे बढ़ो। तो जब वो अपने मन की नहीं सुनता है तो कहीं ना कहीं उसको आगे जाके दिक्कत होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लेकिन जब वो खुद से डिसीजन लेता है, पेरेंट्स भी उसमें साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके सोसाइटी में उसका रोल जो होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ा है। और जब वो अपने अकॉर्डिंग उसने स्टडी की है, 12th पास आउट करके जब वो बीटेक एमटेक जैसे कोर्सेज में प्रवेश लेगा या कोई भी कोर्स करेगा तो कहीं ना वो वहाँ पे सक्सेसफुल होगा तो उसको जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जो बच्चे क्या कहते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग ही सही से नहीं हो पाती है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम चुने, किस स्ट्रीम में आगे बढ़े। क्या पता उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस स्ट्रीम में था लेकिन वो चले आर्ट स्ट्रीम में गए। तो इससे क्या होता है, वो भटक जाते हैं और आगे चल के उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक होता है ना कि जो जिस टाइम पे उनको सक्सेस मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। निगेटिव एटीट्यूड से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं कि उनका सोसाइटी में क्या रोल है, उनको कौन सी जॉब करनी चाहिए, उनको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो इस स्टेज में वोकेशनल काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे बिल्कुल भी फोर्स ना बनाएं कि उनको कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, कौन सी नहीं। बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने दें ताकि वो आगे चल के सक्सेस गेन कर पाएँ। ठीक है, नकारात्मक जो बच्चे आइडेंटिटी विकसित नहीं कर पाते हैं उनके अंदर जो नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है उसे पहचान संभ्रांति यानी कि रोल कन्फ्यूज़न कहते हैं। इसके विपरीत जो किशोर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सर्वाइव कर जाते हैं उनके अंदर कर्तव्य परायणता यानी कि फिडिलिटी का भाव विकसित होता है। फिडिलिटी मतलब वो कर्तव्य परायण बनते हैं, सोसाइटी के प्रति उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, अपने फैमिली के प्रति उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, खुद के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, तो वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, जिससे वे सही रास्ते की ओर अग्रसर होते हैं तथा सामाजिक आचरण को धारण करते हैं, यानी कि वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं,
ठीक है, सोसाइटी के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्क सोशल वर्क में वो एनरोल होते हैं। ठीक है, हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसको ये स्टेज 6 है। occurs during young adulthood between the ages of approximately 90 and 40 90 और 40 के बीच में ये स्टेज आती है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन होता है आप उनके सामने, ठीक है, कि विल आई बी लव्ड और विल आई बी अलोन, कि लोग मुझे प्यार करेंगे, मैं लोगों के द्वारा चाहा जाऊंगा या मैं अकेला ही रह जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन उनके सामने होता है कि क्या लोग मुझे प्यार करेंगे या मैं अकेला रह जाऊंगा। ठीक है, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, इस स्टेज में वो अपनी वाइफ के साथ या फिर उसकी लाइफ में जो भी जिससे वो प्यार करता है उसके साथ वो रोमांटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इसको युवावस्था भी कहते हैं, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। इस एज में व्यक्ति अपनी वाइफ, बच्चों, पेरेंट्स, सोसाइटी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है, दूसरों के लिए डेडिकेटेड हो जाता है, दूसरों के लिए डिवोटेड हो जाता है। यानी कि इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो मतलब दूसरों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, उनको समय देना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करना, सोसाइटी को समय देने लगते हैं। जो लोग इस मनोसामाजिक स्थिति में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो वो उनमें अलगाव पैदा हो जाता है। इस स्थिति में सकारात्मक भाव से उनमें लव नामक गुण विकसित होता है। अगर क्या कहते हैं, उनके अंदर सकारात्मक भाव होगा तो उनके अंदर लव नामक गुण विकसित होगा। जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या कहते हैं कि साइको सोशल क्राइसिस, आइसोलेशन डेवलप हो जाता है, जो कि एक निगेटिव एटीट्यूड है। और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ता है तो उसके अंदर एक साइको सोशल वर्च्यू डेवलप होगा, जो कि लव और लॉयल्टी है। ये एक साइको सोशल वर्च्यू है, ये डेवलप होगा अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ की ओर बढ़ता है। पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है, अगर सक्सेस मिलेगी तो क्या होगा, फेलियर मिलेगा तो क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एंड डीप रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, देखिए अगर इस स्टेज में क्या होगा, आपकी शादी हो चुकी होगी, शादी भी नहीं होगी तो आपकी लाइफ में कोई होगा। ठीक है, तो आप उनके साथ डीप एंड स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। क्लोज रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको बनाएंगे और अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे संबंध आपके होंगे। लेकिन अगर फेलियर होगा, अगर आपके अंदर निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है, अगर आपको इस स्टेज में असफलता मिलती है तो पुअर रोमांटिक रिलेशनशिप होंगे आपके, नो डीप इंटीमेसी, आपको किसी के साथ घनिष्ठ लगाव नहीं होगा, और इसके साथ साथ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन होगा, यानी कि अकेलापन होगा आपकी लाइफ में। ठीक